हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। हम लोग आज इसमें, चूंकि आप लोगों का यूपी पीसीजे का पेपर जो प्री का पेपर है वो आपके नज़दीक है, इसलिए जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से या इंपॉर्टेंट जो एरिया है तो उससे पहले उनको पहले कवर कर रहे हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल लॉ, जैसे आपके इसमें इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और कम से कम आपके इसमें से खासकर यूएन चार्टर, बेसिकली इसमें आपके इंटरनेशनल लॉ में दो तरीके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट इंटरनेशनल अफेयर, दो पैरामीटर पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें खासकर यूएन चार्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम आज यूएन चार्टर के संबंध में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप समझ लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि पहले इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं आखिर यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर में टोटल आपके 19 अध्याय हैं, चैप्टर्स कितने हैं 19, और 111 अनुच्छेद हैं। ये आपके पूरा आपके यूएन चार्टर में वो सारे उसके उद्देश्य, सारे उसके सिद्धांत, किस प्रकार वर्किंग होगी, कौन कौन से उसके मुख्य अंग यानी महासभा, आपके सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, सारे रिलेटेड जो मेन मेन पार्ट्स हैं, कौन किस प्रकार एंटर करेगा, कौन सदस्य राष्ट्र, किस प्रकार उसका निष्कासन होगा, सबके बारे में इसमें इन 111 अनुच्छेदों में बताया गया है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं आपके इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के रूप में। तो अगर हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा अगर जाने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको सर्वप्रथम इस शब्द का यूज 1867 में जेम्स लॉरिमर, जो आपके स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने इस शब्द का यूज किया था, किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अब अगर हम समझते हैं इसकी एक परिभाषा, तो परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं ईगलटेन एक है वैज्ञानिक, वो सॉरी विधिवेत्ता, उन्होंने इसको परिभाषित किया। उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संगठित औपचारिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल परिभाषा है। अब हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो कि हम यूएन चार्टर पढ़ेंगे तो यूएन चार्टर के बारे में, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो जो यूएन चार्टर, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये दो इन घटनाएं आपको याद होनी चाहिए और ये आपसे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं घटनाओं में, इस वीडियो में आपके समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे प्री के। पहला क्या है, दो घटनाएं महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में। तब राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसको स्थापित करने में। ठीक इसके पश्चात 1939 से 45 के बीच में आपके द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका थी इसके एस्टेब्लिशमेंट में, वो आपके निभाई तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो अब इसको एक कालखंड में और आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1942 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 2930 मित्र राष्ट्र मिलकर बैठे, उनके प्रतिनिधि सभा हुई और उसमें यह तय किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संबंध में कार्य करे। इसके पश्चात अगला डेट आती है, वो आती है जो इसका नाम था, वो आपके हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो इसका संयुक्त राष्ट्र नाम है वो आपके अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसको दिया था। अब इसके पश्चात 30 अक्टूबर 1943 को सैन फ्रांसिस्को में आपके इंग्लैंड, अमेरिका और रूस के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने घोषणा की सम्मिलित होकर, उन्होंने ये कहा कि जितनी जल्दी संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता है, जो संगठन सभी शांति प्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर डिपेंड करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखना होगा और सभी शांति प्रिय राष्ट्र इसके सदस्य बन सकेंगे। इसके पश्चात आपके अगली टाइमलाइन आती, जो आपकी जो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि 25 अप्रैल 1945 को क्या हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में फिर से 50 राष्ट्र मिलकर एक सभा हुई, एक अधिवेशन हुआ और इसमें घोषणा पत्र पर 26 जून 1945 को, जो आपके अगर आर्टिकल नंबर 111 पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है 26 जून 1945 को पर सभी राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने उस घोषणा पत्र पर साइन किए, हस्ताक्षर किए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है
कि पोलैंड पोलैंड का यहाँ पर कोई प्रतिनिधि उस अधिवेशन में तो शामिल नहीं हुआ था, परंतु उसने बाद में उस राज्य पर उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता है कि जो 25 अप्रैल को जो सैन फ्रांसिस्को में अधिवेशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, उस संबंध उसमें कौन सा देश ने उस अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो पोलैंड ने भाग नहीं लिया था, परंतु उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो टोटल नंबर ऑफ जो नेशंस थे वो हो गए 51। अब आते हैं इसकी अगली बात पर, इसीलिए मतलब इसके पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है या संयुक्त राष्ट्र संघ आपके अस्तित्व में आया, इसीलिए हम 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक बात और यहां पर आती है कि जो 25 अप्रैल 1945 को अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता लॉर्ड हैलिफैक्स ने की थी, और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, वो किया था डॉक्टर ए रामास्वामी मुदालियर ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके चार्टर पे अब आते हैं। तो चार्टर है, इस चार्टर का अगर आप देखें तो इस चार्टर में टोटल 19 आपके चैप्टर्स हैं, 111 अनुच्छेद हैं। अब इसका अनुच्छेद नंबर 1, तो जो इसका आर्टिकल नंबर 1 है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जिसमें आपसे हमेशा से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आर्टिकल नंबर 1 में ये क्वेश्चन क्या है भाई, इसके उद्देश्य कहां पर है? तो आर्टिकल नंबर 1 में है, 4 उद्देश्य हैं, बहुत सरल है, इसके 4 पैरामीटर पर आप इसको याद कर सकते हो। पहला उद्देश्य क्या कहता है कि संयुक्त राज्य जितने संघ के सदस्य हैं उनका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, पहला। इसी पहले उद्देश्य के 3 और कारक हैं, 4 कारक और हैं, उनको समझ लीजिए। पहले ही उद्देश्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, और मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण करना या निवारण करना, या मान लीजिए किन्हीं देशों के बीच अगर कोई आक्रामक कार्यवाहियां हो रही हैं या कोई ऐसा विवाद हो रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था खतरे में है, तो उसका दमन करना। और लास्ट इसी का पॉइंट है कि अगर देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रहा है तो उसका इस प्रकार शांतिपूर्ण निपटारा करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसके पश्चात दूसरा उद्देश्य क्या कहता है? जो राष्ट्र हैं उनके आपके जो राष्ट्रों के जो समान अधिकार हैं और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, और ताकि विश्व में जो शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला उद्देश्य तीसरा, वो ये कहता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, या फिर आपके मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या फिर आपके किसी प्रकार की कोई भी अगर अन्य मानवीय समस्याएं हैं उनको किस प्रकार, उनके प्रति मूल स्वतंत्रताएं हैं, आपके प्राथमिक स्वतंत्रताएं हैं, उनके प्रति सम्मान कैसे दिया जाए, उनको कैसे प्रोत्साहित किया, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये इसके संबंध में कार्य करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और चौथा इसका उद्देश्य ये है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी राष्ट्र कार्य कर रहे हैं उन राष्ट्रों के कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक केंद्र के रूप में कार्य करना। ये इसके 4 उद्देश्य हैं जिनको आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इसके उद्देश्य कहां दिए गए, तो आर्टिकल 1 में दिए गए। अब अगले बात पे आते हैं आर्टिकल 2 में, इसको इसीलिए चलो अभी 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 2 जो इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आर्टिकल 2 बताता है इसके सिद्धांत क्या है, यानी किन इसके जो आपके जो संयुक्त राष्ट्र किन सिद्धांतों पे आधारित है। तो देखो सबसे पहला सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, मतलब ये संगठन जो है सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता की समानता पे आधारित है, यानी सभी देशों की जो सॉवरेन वो जो इंटाइलिटी है वो बनाकर रखी जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका सिद्धांत ये कहता है, तो सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसको इस संगठन से जो भी अधिकार और फायदे मिल रहे हैं उनका वो तभी यूज कर सकता है जब इस संगठन के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का, अर्थात उन कर्तव्यों का वो पालन करे, उन ड्यूटी को एग्जीक्यूट करे। दो सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत ये है कि सभी सदस्य राष्ट्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनका इस प्रकार निपटारा करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था खतरे में ना पड़े। मान लीजिए इस सिद्धांत समझ लीजिए, मान लीजिए इंडिया और चाइना में लड़ाई हो जाती है, तो वो अपने जो मान लो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट रहता ही रहता है, तो वो अपने डिस्प्यूट्स का इस प्रकार निपटारा करें ताकि विश्व जो है देश को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खतरा उत्पन्न ना हो जाए।
चौथा इसका समझते हैं, मान लीजिए कोई सदस्य राष्ट्र है, वो किसी भी देश की राज क्षेत्रीय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अखंडता, और उसकी जो पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस है या फिर उसकी स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का ना तो कोई उसको तोड़ने के लिए या किसी भी रीति से ना तो कोई बल प्रयोग करने की धमकी देगा और ना ही बल प्रयोग करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनी रहे। ये इसका चौथा सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ऐसे किसी भी राष्ट्र को, ध्यान रखना, सभी संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य राष्ट्र हैं, मेंबर्स हैं, वो ऐसे किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध ये संगठन कोई निवारक या निरोधात्मक यानी कोई भी बलकारी कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी सहायता नहीं देंगे। अब अगली बात है, छठा इसका आता है, वो ये कहता है संगठन इस बात को सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, कि जो राष्ट्र इस संगठन का हिस्सा नहीं है वो इस प्रकार व्यवहार करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनी रहे। ऐसे मान लो बहुत से देश हैं जो अभी आपके यूएन में मेंबर नहीं है, लेकिन वो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे कि उससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा व्यवस्था खतरा उत्पन्न हो जाए। लास्ट है इसका सातवां, जो ये कहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे 20 बार पूछा गया होगा एग्जाम में कि घरेलू अधिकारता संबंधित आर्टिकल कौन सा है यूएन चार्टर में। तो 2 सब क्लॉज 7 जो ये कहता है कि संगठन को किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं होगी और ना ही कोई भी राज्य अपने आंतरिक मामलों को निपटाने के लिए संगठन के सामने लेके आएंगे। लेकिन इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, जहां पर सुरक्षा परिषद आपके शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कुछ इफेक्टिव मेजरमेंट लेती है, वहां पर यह अध्याय लागू नहीं होगा, वहां पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई यूएनओ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 कहता है। ये इसके सातों आपके सिद्धांत हैं। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके इसमें 5 से 10 के बीच में प्रीवियस ईयर पूछे गए, आप उसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।